बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही है, राइट? ओके, सो मैं हूँ प्रियंका। इस जब ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो आज आपका नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आए हैं इस चैप्टर से लेकर, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको पॉइंट बता देते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले जो है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करेंगे, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की बात करेंगे, पॉलन स्टोरेज की बात करेंगे। इसके अलावा जो है हमने आपको डाइथिकस बताया था एंथर, आज हम मोनोथिकस एंथर की भी बात करेंगे, एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे, पॉलन ट्यूब, आपके जो पॉलन ग्रेन्स है वो एज अ सप्लीमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, प्लस पॉलन पाइपेटिंग। तो आज के लेक्चर में हमें इतनी सारी चीजें डिस्कस करनी। तो राइट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज पैलिनोलॉजी, राइट? तो यहाँ पे अगर हम पैलिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पॉलन ग्रेन्स। अगर हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी, राइट? ये टर्म आपका रहना बताना रह गया था प्रीवियस क्लास में, तो आज हमने इसको कवर कर लिया है। उसके अलावा अगर आज हम बात करेंगे टोटल डेवलपमेंट की किसके, मेल गैमेटोफाइट। अगर हम बात करें तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो पॉलन ग्रेन में ही होगा, राइट? आपको इनिशियल स्टेज में हम आपको बताते हैं कि जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है जब वो एक इमेच्योर स्टेज में रहता है, तो इमेच्योर स्टेज में उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है, राइट? यहाँ पे हम ये बात बना रहे हैं न्यूक्लियस, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा। और जब ये पॉलन ग्रेन फर्दर डेवलप करता है तो इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल के अलावा ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे ये वैक्यूल का फॉर्मेशन। देन फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, तो आप फर्दर डेवलपमेंट में देखेंगे कि यहाँ पे अब वैक्यूल डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। पहले तो ये मर्ज हो गए, दो वैक्यूल जो थे वो आपस में मर्ज हो गए, मर्ज हो गए सिंगल हो गए। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हम ये स्पिंडल फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। और ये जो स्पिंडल होगा ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, राइट? और जब ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया तो स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें आपकी दो सेल मिलेंगी, एक आपकी वेजिटेटिव सेल और एक आपकी जेनेटिव सेल, राइट? यही हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हमें इसके डेवलपमेंट की प्रॉपर वे हमें बात करनी है। हमने आपको स्टेजेस बताए कि जो पॉलन डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली आपका वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल नहीं डेवलप होता। सबसे पहले आपका ये मैच्योरिटी में जब जाएगा तो वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, वैक्यूल देन मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने के बाद में न्यूक्लियस जो होता है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। जाहिर सी बात है अगर स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियस आपका वेजिटेटिव सेल में है और एक न्यूक्लियस आपका जेनेटिव सेल में है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होगा ना। अगर डिवाइड होगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी होगा। आपने जैसे कि सेल साइकिल में ऑलरेडी स्पिंडल फाइबर्स के बारे में, स्पिंडल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? तो स्पिंडल फॉर्मेशन जब हो जाएगा तब ये दो न्यूक्लियस आपके डिवाइड हो जाएंगे, दो पोल्स की तरफ आपके शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? सेल डिवीजन में आपका यही तो हो रहा था कि जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था तो स्पिंडल फॉर्मेशन से होने से क्या हो रहा था कि दो जो क्रोमोसोम्स थे वो आपके क्या हो रहे थे, वो शिफ्ट हो रहे थे अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है, अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये जो जनरेटिव सेल बनाई है, जनरेटिव सेल आपकी फ्लोटिंग नहीं बनाई, हमने आपके अटैच बनाई है। जनरेटिव सेल हमारी कैसी बनी है, अटैच, ठीक है? अब ये जनरेटिव सेल हमारी अगर अटैच है तो अटैच क्यों है, वैसे तो हम फ्लोट बनाते हैं। तो इसका मतलब कि अभी ये डेवलपिंग फेज में है, अभी इसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ, राइट? अब देखो क्या यहाँ पे अगर हम बात करें इसके, हम इतने वाले पार्ट के डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज ये है पॉलन ग्रेन, ये वेजिटेटिव सेल का पार्ट है,
और यहाँ पे ये जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल के बीच में हम अगर देखेंगे तो जनरेटिव सेल के बीच में आपको एक और लेयर नजर आएगी, ठीक है, जनरेटिव सेल और इंटाइन के बीच। यहाँ पे आपकी ये है जनरेटिव सेल और ये है आपकी इंटाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जनरेटिव सेल और इंटाइन के बीच में एक बॉल नजर आ रही है, ये है कैलोस बॉल, राइट। अब ये कैलोस बॉल यहाँ पे क्यों प्रेजेंट? कैलोस बॉल, आइटम बॉल आपको दिख ही रहा है, कितना बना देते हैं कैलोस बॉल, राइट। तो ये कैलोस बॉल क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे? एक्चुअल में ये अभी इमेच्योर केस में है, ठीक है, अभी मैच्योरिटी इसने गेन नहीं की है, और मैच्योरिटी गेन नहीं की है तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन चाहिए। अब मान लो ये इमेच्योर है, और अगर इमेच्योर है और अगर ये अभी अटैच ना हो इन टाइम से कैलोस बॉल की हेल्प से, तो क्या होगा कि हो सकता है कि कोई मैकेनिकल इंजरी हो, मैकेनिकल इंजरी होने की वजह से जनरेटिव सेल डैमेज हो सकती है, राइट। तो कुल मिला के कैलोस बॉल क्या कर रही है, यहाँ पे जनरेटिव सेल को अटैच करके इंटाइन की बॉल से इसे मैच्योरिटी में हेल्प कर रही है, ताकि यहाँ पे मैच्योरिटी तक कोई भी यहाँ पे इंजरी ना हो, सर्वाइवल इसका प्रॉपर हो सके, ठीक है, प्रॉपरली ये मैच्योर हो सके, ठीक है। तो मैच्योरिटी के लिए, प्रॉपर सर्वाइवल के लिए, ठीक है, यहाँ पे कैलोस बॉल आपकी अवेलेबल है, प्रेजेंट है जनरेटिव सेल और इंटाइन के बीच में। तो इसी कैलोस बॉल की हेल्प से ही जो जनरेटिव सेल होती है वो इंटाइन से अटैच रहती है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जनरेटिव सेल आपकी किससे अटैच है, इंटाइन से अटैच। तो इंटाइन से अटैच है किसकी हेल्प से, कैलोस बॉल की हेल्प से। कैलोस बॉल से क्यों अटैच है, ताकि ये मैच्योर होने में हेल्प कर सके, कोई भी रप्चर ना हो सके, ये जनरेटिव सेल जो है डेड ना हो, डैमेज ना हो, राइट। अब सपोज यहाँ पे मैच्योरिटी इसने गेन कर ली, जब मैच्योरिटी गेन कर ली तो मैच्योरिटी गेन करने के बाद अब ये जो जनरेटिव सेल है अब ये फ्लोर कर ली, यानी कि अब यहाँ पे जो कैलोस बॉल था ये डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कैलोस बॉल या कैलोस डिसॉल्व, यानी कि जब कंप्लीटली जनरेटिव सेल मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के केस में कैलोस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कैलोस बॉल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व हो जाएगी तुरंत ये जनरेटिव सेल फ्री हो जाएगा, ये फ्रीली फ्लोट करने लगेगा वेजिटेटिव सेल, राइट। ये हमने बनाई थी आपकी वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल दोनों ही के पास आपका साइटोप्लाज्म अवेलेबल है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वेजिटेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव जो सेल है ये लार्ज अमाउंट में है, लार्ज एक स्केल पर है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या है, ये लार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको कल बताया था क्या क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे फूड स्टोरेज आपका अवेलेबल था, फूड स्टोरेज में क्या क्या, स्टार्च अवेलेबल था, हमने आपको बताया था, अनसैचुरेटेड ऑयल प्रेजेंट था, राइट। इसके अलावा ऑयल प्रोटीन भी अवेलेबल, यानी कि ये आपका कुछ, यहाँ पे हम बात करें तो ये कुछ फूड स्टोरेज मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में लार्ज अमाउंट में होंगे। ऐसा नहीं है कि इस जनरेटिव सेल में ये नहीं होगा, जनरेटिव सेल में भी आपका फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरेज पार्ट है, लेकिन स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट में आपका अवेलेबल होगा, क्या, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज इन स्मॉल अमाउंट, राइट। अब इसके अलावा हमने आपको आउटर जो स्ट्रक्चर था वो हमने आपको बताया था कि ये आपकी इंटाइन की लेयर थी, राइट, इंटाइन के लेयर के ऊपर एक्साइन की लेयर थी, ये हमने आपको बताया था, ठीक है, ये आपकी एक्साइन की लेयर थी, और एक्साइन पे एक रफ सरफेस आपका अवेलेबल था, दैट इज स्पोरोपोलिन, ठीक है।
आपका ये स्पोरोपोलिनिन का बना था एग्जाम, स्पोरोपोलिनिन का। और इसके अलावा हमने आपको बताया था जो इंटाइन है ये आपका जो है हेमीसेल्यूलोज का बना है, राइट। और इसके अलावा जो गैपिंग है यहाँ पे, इस गैपिंग जो गैपिंग यहाँ पे मिल रही है, स्पोरोपोलिन पूरे में प्रेजेंट नहीं है। पूरे में अगर प्रेजेंट नहीं है तो जहां जहां छुट्टा हुआ है वहां पे उस पार्ट को हम कहते हैं जर्म पोर। और हमने आपको बताया था कि यही जो जर्म पोर है यही से आपका जो है पॉलन ट्यूब एराइज होगी आगे, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीजें आपको पता चल गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में आपका कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, क्या चीजें होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे छोटा सा आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ पे हमने ये बना दिया आपका पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन में ये होगी जनरेटिव सेल और ये होगी आपकी वेजिटेटिव सेल, राइट। अब देखो जब पॉलन ग्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो कहाँ से होगा, हमने बताया था जहां से जर्म पोर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये जो इंटाइन होगी ये इंटाइन के लेयर प्रोट्रूड आउट होगी। मतलब इंटाइन की लेयर ही क्या होती है, वो बाहर की तरफ एराइज होती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, इंटाइन लेयर प्रोट्रूड आउट, ठीक है। और इंटाइन लेयर प्रोट्रूड आउट होने के साथ साथ जो वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट वो भी आपका बाहर इसके साथ निकलेगा, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में कौन सी आपकी सेल है, अगर इसमें ये पूछ लिया जाए इनडायरेक्टली कि इन दोनों सेल में से कौन सी ऐसी सेल है जो आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, तो वेजिटेटिव सेल। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जनरेटिव सेल आपकी बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं रही है, जनरेटिव सेल एज इट इज आपकी जो पॉलन ट्यूब में आई, ठीक है। लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। अगर लेयर पूछा जाए तो इंटाइन लेयर आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन अगर सेल पूछा जाए तो सेल आपकी वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, राइट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे दो सेल है, एक आपकी वेजिटेटिव सेल है, एक आपकी जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, टू सेल स्टेज है। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये टू सेल स्टेज, ठीक है। टू सेल स्टेज मतलब कि एक आपकी जनरेटिव सेल है और एक आपकी वेजिटेटिव सेल है। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहाँ पे थ्री सेल स्टेज पे भी आपके पॉलन ग्रेन्स पाए गए हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि जो टू सेल स्टेज पे कौन कौन है, टू सेल स्टेज पे पी है, पी में आपका पाया जाएगा, राइट। पी में अलावा मैंगो एक्सेट्रा, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं आपके किस स्टेज में पाए जाएंगे, आपके टू सेल स्टेज में। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें तो टू सेल स्टेज में आपके 60% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के, उनमें जो पॉलन ग्रेन है वो शेड होता है आपका टू सेल स्टेज में। लेकिन थ्री सेल स्टेज में भी आपके पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। तो थ्री सेल स्टेज क्या होती है, थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, सपोज ये एक पॉलन ग्रेन है और ये हमने एंजाइम की लेयर बना दी इस पे। इसके अलावा ये रहा वेजिटेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल होती है पॉलन ग्रेन में ही जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है दो सेल। हमने यहाँ पे क्या बनाया कि जनरेटिव सेल पॉलन ग्रेन में ही दो सेल में डिवाइड हो गई। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका जो है वेजिटेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल के साथ जनरेटिव सेल कितनी हो गई, दो हो गई। यानी कि ऑल ओवर हमारी कितनी सेल हो गई, तीन सेल हो गई। तो यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हुआ कितने स्टेज पे, थ्री सेल स्टेज में। थ्री सेल स्टेज में अगर हम बात करें तो 40% जो हमारे आपके एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो आपके शेड होते हैं किस स्टेज में, थ्री सेल स्टेज में।
अब 3 सेल स्टेज में अगर हम बात करें किसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो वीट पे पाया जाएगा, वीट के अलावा मेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 3 सेल स्टेज में आपके शेड होते हैं। फिर से रिपीट करें कि एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपके 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं। 60% आपके एंजियोस्पर्म में आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें 2 सेल स्टेज में आपके शेड होंगे, और जो 40% की बात करें वो आपके 3 सेल स्टेज में शेड होंगे। जो 3 सेल स्टेज आपकी बनती कैसी है, पॉलन ग्रेन ही जो होता है उसमें जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हो जाती है माइटोसिस प्रोसेस। देखो पॉलन ग्रेन में हमने अगर आपको याद हो कि हमने बताया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे, तो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बन रहे थे वो सेल डिवीजन का मियोसिस प्रोसेस से बन रहे थे। लेकिन अब अगर फर्दर मियोसिस होता है तो आप ये देख सकते हो कि ये ऑलरेडी फ्लॉइडी कौन सी कंडीशन में, हेप्लॉइड कंडीशन में, और हेप्लॉइड कंडीशन में अगर ये है तो हेप्लॉइड में और कितना हाफ होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, तो फिर ये तो आपके जो कंडीशन चली जाएगी म्यूटेशन वाली कंडीशन जा सकती है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मियोसिस ना होके अब माइटोसिस होगा, यानी कि जब माइटोसिस होगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका जनरेटिव सेल में 2। ठीक है, राइट। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका कौन सा करेगा, माइटोसिस, और माइटोसिस करके एक जेनेटिक सेल से 2 आपकी डिवाइड। इसके अलावा यहाँ पे भी हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन आपका हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही न्यूक्लियस था, राइट। फिर हमने आगे आपको बनाया कि 2 न्यूक्लियस आपके बने, यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल का, दूसरा जेनेटिव सेल का, तो यहाँ पे भी तो डिवीजन हुआ होगा, तो यहाँ पे भी माइटोसिस हुई। ठीक है, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस होके आपका क्या हो गया, आपका एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल का और एक आपका जनरेटिव सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बात हमने करी, यहाँ पे डिवीजन की। हम कहाँ पे थे, हम थे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन पे। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हमने आपको बताया कि यहाँ पे 2 सेल स्टेज की हम बात, तो 2 सेल की स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हो कि एक ये वेजिटेटिव वाला पार्ट है जो कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है आपका सेल में, और लेयर की बात करें तो इंटाइन लेयर है वो आपकी प्रोट्रूड आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, जो कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। इसके अलावा आप अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आगे जब फर्दर पॉलन ट्यूब ये बनी, सपोज ये हमने ऐसे बना दी, तो यहाँ पे ये आपकी आगे जनरेटिव, ये कौन सी सेल आ गई आपकी, जनरेटिव, राइट। अब जनरेटिव सेल के साथ साथ यहाँ पे ये वेजिटेटिव पार्ट था, तो वेजिटेटिव पार्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे आएगा, ये कौन सा आपका हो गया, वेजिटेटिव पार्ट का साइटोप्लाज्म, राइट। ये साइटोप्लाज्म किसका है, ये वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, यानी कि पॉलन ट्यूब में आपका साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव पार्ट को मूव करेगा और जनरेटिव सेल आपकी मूव करेगी, राइट। अब क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई है तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर आपका एक प्लग बन जाएगा जिसे हम कहेंगे कैलोस प्लग, राइट। यानी कि आप यहाँ पे हमने क्या बनाया, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने आपका क्या बनाया, कैलोस प्लग, कैलोस प्लग बनाया, और कैलोस प्लग ड्रॉप कर दे रहा है ऊपर वाले पूरे पार्ट को, ठीक है। और उसके नीचे ये है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसका है, ये वेजिटेटिव सेल का है, प्लस इसके नीचे है ये जनरेटिव सेल का। जैसे जैसे ये जनरेटिव सेल नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, यानी कि पॉलन ट्यूब जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, ग्रोथ इसकी होती रहेगी,
वैसे वैसे जेनेटिक सेल भी नीचे आएगी। जेनेटिक सेल के साथ साथ वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है जेनेटिक सेल को। और इसके अलावा कैलोस प्लग भी धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आपके बनते जाएंगे। अब कैलोस प्लग क्यों बन रहा है? कैलोस प्लग जो है बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को, कि साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो जेनेटिव सेल के पास ही रहे। ठीक है, जेनेटिव सेल के पास है और उसको जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहे। और इसके अलावा और एक और काम करता है कि मान लो हो सकता है कि कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए, पॉलीट्यूब फॉर्मेशन में कोई डैमेज हो जाए, तो डैमेज होने के केस में हो सकता है कि ये हो जाए कि जो सेल है ये रप्चर हो जाए। ठीक है, अगर रप्चर हो गई तो फिर जेनेटिक सेल तो फिर हमारी जहाँ डेस्टिनेशन में पहुंचनी थी फर्टिलाइजेशन के लिए वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो वहां नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए कैलोस प्लग यहाँ पे अवेलेबल होता है। कैलोस प्लग का फॉर्मेशन होगा। ये कैलोस प्लग क्या करता है, इस पर्टिकुलर पॉली ट्यूब को रप्चर होने से बचाता है। ठीक है, ताकि जेनेटिव सेल जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को वहां पहुंच, राइट। और उसके अलावा अगर हम एक और बात करें, इतना तो हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे हमने आपको ये नहीं बताया कि जो जेनेटिव सेल है ये आपकी कैलोस प्लग, साइटोप्लाज्म, और ये जेनेटिव सेल आपकी डिवाइड हो जाएगी दो में। यानी कि अब आपको जो है यहाँ पे जेनेटिव न्यूक्लियस आपको कितने मिल गए? 2 जेनेटिव न्यूक्लियस मिल गए। ठीक है, जेनेटिव न्यूक्लियस कितने मिल गए? क्योंकि सेल आपकी जो है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बने? ठीक है, पूरी की पूरी सेल का। ठीक है, आपके जेनेटिव न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिव सेल आपके 2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन में बताएंगे कि 2 जेनेटिव सेल यहाँ पे क्यों बने। ठीक है, क्योंकि टोटल अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन में हमें 2 मेल गैमीट की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 मेल की गैमीट की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल कैसे होगी? वो फुलफिल ऐसे ही होगी कि यहाँ पे आपका पॉलन ट्यूब जब फॉर्मेशन हो गया तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के साथ ही साथ यहाँ पे जेनेटिव सेल जो हो जाए वो डिवाइड हो जाए आपकी 2, राइट। अब 2 में डिवाइड हो गए, और डिवाइड होने के बाद में अब आपकी ये हो गई आपकी 2 सेल में, और डबल फर्टिलाइजेशन के लिए अब ये हो गई रेडी। अब ये पॉलन ट्यूब जहाँ पे जानी है, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक में यहाँ इसको रीच करना है, पहुंचना है, वहां पहुंचेगी और फर्टिलाइजेशन आगे करेगी, जो कि हम आगे आपका डिटेल में डिस्कस। लेकिन यहाँ पे 3 सेल स्टेज की बात करें तो 3 सेल स्टेज में अगर आपका शेड हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो क्या पॉलन ट्यूब में जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड होगी? नहीं, वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जेनेटिव सेल ऑलरेडी डिवाइडेड है 2 में। जब ऑलरेडी डिवाइडेड है तो यहाँ पे नीड नहीं है, यहाँ पे यानी कि पॉलन ट्यूब में जेनेटिव सेल का डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 सेल स्टेज में आपका है तो 2 सेल स्टेज में जेनेटिव सेल 2 में डिवाइड होगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मैंने कहीं पर लेबलिंग की होगी, ओके, आई होप नहीं, आई थिंक नहीं की है, कोई बात। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल को अगर हम बात करें तो हम एक और नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल ही कहते हैं। ठीक है, और अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, राइट। वेजिटेटिव सेल को किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल, और अगर न्यूक्लियस है तो इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। ऐसे ही जेनेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस है तो जेनेटिव न्यूक्लियस, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज पॉलन स्टोरेज। अब पॉलन स्टोरेज की अगर हम बात करें तो पॉलन स्टोरेज आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आपने इतना तो सुना होगा कि कोई भी गैमीट को स्टोर करने के लिए गैमीट बैंक होती है। ठीक है, गैमीट बैंक होती है। क्या यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इनको भी हम स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, राइट। हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। अब पॉलन ग्रेन को अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? सबसे पहला 3 तरीके से हम कर सकते हैं, ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज,
दूसरा आपका है क्रायोजेनिक स्टोरेज। क्रायोजेनिक स्टोरेज हम इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कह सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन को -5 डिग्री सेल्सियस से हम 10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन होती है कि लो ह्यूमिडिटी की कंडीशन रखी जाती है, यानी ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस से आपका -10 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए, जिसमें स्टोर हम कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं तो ये कंडीशन पॉलन स्टोरेज की कहलाती है ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज, राइट। अब क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन आपका जो है काफी कोल्ड होता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो -196 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया है, ठीक है। यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन हम करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर वहां पे कितना मेंटेन किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और -196 डिग्री सेल्सियस में हम हमारे जो पॉलन ग्रेन्स उनको इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो हमारा अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं, ईथर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। एसीटोन को हम यूज कर सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें भी हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते। तो फिलहाल पॉलन स्टोरेज में हमने 3 कंडीशन देखी कि 3 कंडीशन हम यूज कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने में। एक ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज, ये टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी है। क्रायोजेनिक स्टोरेज जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, जिसका लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन एक्सेट्रा इनमें स्टोर करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन हमें बताई है मोनोथिकस। अब तक हमने आपको बताया था तो ध्यान रखो कि जो पॉलन ग्रेन जो आपका एंथर था वो बाइलोब था, एक ये लोब था, एक ये लोब था। तो अगर बाइलोब था तो इसका मतलब यहाँ पे 2 चैम्बर्स थे, 2 थीका थे। लेकिन अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो है 1 थीका कैरी करते हैं, यानी कि एक ही लोब प्रेजेंट होगा। अगर 1 लोब है तो फिर ये कैसे है मोनोथीका, मोनोथीकस है, यानी कि एक ही थीका, ठीक है। अगर एक थीका प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हिबिस्कस, हिबिस्कस आपका मोनोथीकस होता है, ठीक है, जिसमें एक ही आपका लोब प्रेजेंट होगा, एक ही कर प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपकी एलर्जी। अगर हम बात करें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस भी करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन पे अगर हम बात करें तो ये अस्थमा भी कॉज करते हैं, ठीक है। अस्थमा के साथ साथ ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन ही करते हैं, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एलर्जी है वो क्रिएट कर देते हैं हमारे को पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। आपने अगर सुना हो, ठीक है, एक कॉर्नग्रीन ग्रास, कॉर्नग्रीन ग्रास जिसे हम पैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम, ये जीनस है, ठीक है, इसकी अलग अलग स्पीशीज है। तो ये जो पार्थेनियम है इसे हम जनरल नेम में कॉर्नग्रीन ग्रास और पैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पे हमारे जो है
फॉरेन कंट्री से जब ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट होने में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये पार्थेनियम भी आ गया था। तो जब पार्थेनियम आया था तो पार्थेनियम इतना ज्यादा तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा था इंडिया में, और ग्रो करने के साथ साथ ये एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट करने, ठीक है। तो इसीलिए जो पार्थेनियम है आपके बेसिकली मेंशन कर दिया गया आपके बुक में भी, सिलेबस में भी, कि हाँ ये एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे इस पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन्स एज अ सप्लीमेंट भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट पे अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो सिरप फॉर्म में पॉलन ग्रेन्स के सिरप मिलते हैं, पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट मिलती है। अब ये जो मिल रही है क्यों मिल रही है? एक्चुअल में जो एथलीट होते हैं, ठीक है, और रेसिंग हॉर्स होते हैं, इनके जो एथलेटिक कैपेसिटी या रेसिंग हॉर्स की रेसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो पॉलन से बने हुए टैबलेट्स और सिरप है वो दिए जाते हैं, मीन ये एज अ सप्लीमेंट आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम वाइब्रिटी की बात करेंगे। अगर हम वाइब्रिटी की बात करें तो वाइब्रिटी में आपकी बात करें तो व्हीट और राइस, ये एग्जांपल हमने लिया है। व्हीट और राइस की जो वाइब्रिटी है, ठीक है, वो 30 मिनट की। पॉलन वाइब्रिटी कितनी देर की? 30 मिनट की, यानी कि 30 मिनट तक ही ये वाइबल है। उसके बाद में इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, राइट। धीरे धीरे रिड्यूस होगी और रिड्यूस होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वाइब्रिटी में अगर हम बात करें, बहुत से आपके ऐसे भी हैं जिनकी मंथ की भी वाइब्रिटी होती है। मंथ की अगर वाइब्रिटी की बात करें तो रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी आपकी फैमिली हो गई, सोलेनेसी हो गई, इनकी जो वाइब्रिटी अगर हम बात करें तो इनकी वाइब्रिटी मंथ्स की, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अभी जस्ट ये 2026 के बैच में जो आपके एग्जाम हुए थे उससे पूछा गया था, वाइब्रिटी का पूछा गया था। इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन पूछा गया था, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका क्रायो प्रिजर्वेशन अगर स्टोरेज की बात कर रहा है, अगर सिर्फ पॉलन स्टोरेज का क्वेश्चन बनता है तो आप तीनों स्टोरेज बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे क्रायो प्रिजर्वेशन पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस ही आप बताइए, राइट, ओके। यहाँ पे जो वाइब्रिटी की हम बात करेंगे, वाइब्रिटी हमने क्या बताया? व्हीट और राइस की वाइब्रिटी प्रोटीन होती है, और रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उनकी जो वाइब्रिटी है वो मंथ। हमेशा ध्यान रखिएगा जो वाइब्रिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है किसी भी एरिया की, वो डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन कितनी देर के लिए वाइबल रहेगा, कितने मंथ के लिए रहेगा या मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। तो यही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही आपका डिपेंड होके ये आपके एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और ये बेसिकली आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे, ठीक है। सो आज का यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।